हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। और बहुत दिनों बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको एक वोल्टेज गेन निकालना है, वी आउट अपॉन वी इन। सो नो डाउट, भले ही ये सिंपल क्वेश्चन है बट आपकी एक प्रैक्टिस बढ़ा देगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में निकालना है ओवरऑल वोल्टेज गेन वी आउट अपॉन वी इन। तो स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन हमको निकालना है। नो डाउट क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली मैंने लिखा नहीं है, जस्ट हमारा फोकस है कि इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन कैसे निकालना है, क्योंकि वो मैं स्पीक आउट करके बता दूंगा आपको। तो वी आउट अपॉन वी इन स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन निकालना है। तो गेन निकालने के लिए आप या तो मॉडल से ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज नॉट अ फिजिबल वे, है ना, क्योंकि मॉडल्स आप ड्रॉ करोगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। तो आपको वही ट्रिक्स यूज करनी है कि कैसे आप आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे आप ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस निकालते हैं। इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो ये आपके पास सर्किट गिवन है, इसका निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, देखो फिर से मैं रिकैप दे देता हूं, सो दैट जो बच्चे मुझसे अभी कनेक्टेड नहीं हुए हैं, मुझसे नहीं पढ़ा है उन्होंने, तो वो भी इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर देखें, आपको ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना है। तो अगर मैं ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना चाहता हूं वी आउट अपॉन वी इन, तो हमें हमें ये देखना है कि वी आउट अपॉन वी इन एक्चुअली होता क्या है। अगर हम इसको और इनसाइड जाके देखें, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि आउटपुट करंट, ये स्मॉल सिग्नल है सारे पैरामीटर्स, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज कर दूं मैं, और मल्टीप्लाई कर दूं मैं आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। तो देखो आउटपुट करंट से आउटपुट करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आउट अपॉन वी इन हो जाएगा। ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन आपको पता है, अगर मैं ओवरऑल आउटपुट करंट और ओवरऑल इनपुट वोल्टेज का रेशियो देखूं, तो ये तो ओवरऑल सर्किट का क्या हो गया बेटा, ट्रांस कंडक्टेंस। तो ट्रांस कंडक्टेंस यही तो होता है किसी भी सर्किट का, जिसको हमने बेसिक डेफिनेशन मैंने पढ़ा है आपको। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है ट्रांस कंडक्टेंस की, हाउ इफेक्टिवली अ सर्किट और डिवाइस कन्वर्ट वोल्टेज वेरिएशन एट द इनपुट टू द करस्पॉन्डिंग करंट वेरिएशन एट द आउटपुट। तो ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट करंट है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस, इसलिए मैं इसको जीएम लिख दूं ओवरऑल को। ठीक है, नेक्स्ट वी आउट अपॉन आई आउट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। आउटपुट नोड का वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आर नॉट बोल दूं, आर आउट बोल दूं, तो मैं जीएम निकाल दूं, आर आउट निकाल दूं, तो मेरा आपका गेन यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब मेरा उद्देश्य क्या है, ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस निकालना, ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस निकालना। सो नो डाउट इस क्वेश्चन में आप बाय डिफॉल्ट सारे ट्रांजिस्टर्स के ट्रांस कंडक्टेंस GM1, GM2, GM3, GM4, GM5 रिस्पेक्टिवली हैं, और इंटरनल जो रेजिस्टेंस होते हैं आउटपुट वाले, वो R01, R02, R03, R04, R05 है, जो क्वेश्चन में एक प्रॉपर वे में मेंशन कर दिया जाएगा। अदरवाइज हमको पता है कि ऐसा होता है। ठीक, तो अब मैं वन बाय वन चलता हूं। पहले मैं जीएम को कैलकुलेट करता हूं। बेटा जब मैं जीएम कैलकुलेट कर रहा हूँ ओवरऑल जीएम, तो उसके केस में मैं केवल और केवल मॉसफेट की करंट्स को कंसीडर करूंगा, मैं इंट्रिंसिक आउटपुट रेजिस्टेंस को मैं इग्नोर मार के चलूंगा। जब मैं आर आउट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उस इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस आर नॉट को मैं कंसीडर कर लूंगा फॉर इजीनेस। ओके, तो देखते हैं हम ध्यान से। तो नो डाउट जीएम निकालना हो चाहे मेरे को आर आउट निकालना हो, ये एक एसी एनालिसिस है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे। एसी इक्विवेलेंट के लिए ये डीसी वाला वोल्टेज मैंने ग्राउंड कर दिया। अब साथ ही साथ बेटा ये भी डीसी वोल्टेजेस हैं आपके, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। ये भी मेरे डीसी वोल्टेज हैं, इसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया। ये भी मेरे डीसी वोल्टेज हैं, इसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया। ये भी मेरे डीसी वोल्टेज हैं और इनको मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक, तो ये आपके ट्रांजिस्टर है, नो डाउट ये आपका M1 ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये सारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं, मैंने इन ट्रांजिस्टर्स को मैंने जो डीसी सोर्सेज लगे थे उनको ऑफ कर दिया। ये एसी सोर्स है आपका। अब मेरा उद्देश्य है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज निकालना। जब मुझे ये निकालना होता है, तो आउटपुट में मैं क्या करता हूं, आउटपुट में मुझे करंट निकालनी है, और ये करंट होती है शॉर्ट सर्किट करंट। तो कैसे निकालूंगा कि आउटपुट नोड को मैंने यहां ग्राउंड किया, और मैंने इमेजिन किया कि ग्राउंड में एक करंट जा रही है आई आउट, ये आई आउट करंट जा रही है। ठीक है, अब मुझे ये आई आउट अपॉन वी इन का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो करंट तो आपको पता ही है, करंट जब मेरे को निकालना हो, तो जैसे वोल्टेज है, थेवेनिन थ्योरम यही तो बोलती है कि जब मैं वोल्टेज निकाल रहा होता हूं तो उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलता हूं, और करंट को मैं एक शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहा होता हूं, इसलिए मैंने उसको वहां पर ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं मैं यहाँ पर कि इस आई आउट को निकालना है, तो आई आउट इधर की करंट पर और इधर की करंट पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले इधर की करंट देखते हैं। अब देखो ये जो पीमॉस है, इसका गेट वोल्टेज जीरो है, सोर्स वोल्टेज जीरो है, तो इसका VGS ही जीरो हो गया। VGS बोल दूं या VSG बोल दूं,
वो जीरो है। अगर VSG जीरो है तो यहां से करंट कितनी आएगी बेटा, जीरो। जब ऊपर से ही करंट जीरो आ रही है तो M3 की करंट भी जीरो होगी, तो ऊपर से तो करंट जीरो आ रही है, तो ऊपर वाली ब्रांच तो गई आपकी, काम से कोई मतलब नहीं। अब हमें नीचे फोकस करना है। नेक्स्ट ये एनमॉस है, इसका गेट टू सोर्स वोल्टेज कितना है, VGS। गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो है, तो इसकी करंट भी क्या हो गई बेटा, जीरो। तो ये भी करंट गई काम से। अब हो सकता है कि आई आउट केवल और केवल इस M2 में फ्लो हो रही हो और इधर से आ रही हो करंट, ठीक है। तो इधर से करंट देखते हैं। इसके केस में देखो पीमॉस है ना, तो पीमॉस का जो करंट होता है वो सोर्स टू ड्रेन अगर मैं मानूं करंट, तो ध्यान से देखना हमेशा एनमॉस और पीमॉस के लिए, एनमॉस की जो करंट होती है वो ड्रेन टू सोर्स होती है और करंट की वैल्यू होती है GM इंटू VGS। पीमॉस के केस में करंट की डायरेक्शन होती है सोर्स टू ड्रेन और करंट होती है GM इंटू VSG। या आप ऐसे बोलें कि पीमॉस में भी करंट ड्रेन टू सोर्स होती है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी फिर, ड्रेन टू सोर्स करंट इज GM इंटू VGS। अब मैं सोर्स टू ड्रेन बना रहा हूं, देखो तो सोर्स टू ड्रेन करंट कितनी होगी, GM इंटू VSG। तो VSG कितना दिख रहा है बेटा मुझे, ये बेटा इसका सोर्स है और ये इसका गेट है। तो VSG कितना दिख रहा है, VSG दिख रहा है मुझे जीरो माइनस बी इन, दैट इज माइनस बी इन। तो यहां से जो करंट फ्लो हो रही होगी, फिफ्थ नंबर का ट्रांजिस्टर है, इसलिए करंट क्या कर दूं मैं, GM इंटू VSG, VSG इज माइनस बी इन। तो ये करंट आ रही होगी, यही करंट यहां से आएगी बेटा, यही करंट यहां से आएगी, ये करंट यहां से आएगी, यहां से आएगी, यही करंट ऐसे आएगी, इधर तो जीरो जा रही है, ये करंट यहां से आएगी मॉसफेट के चैनल से होते हुए, ठीक है। कभी भी इस एरो से परेशान मत होना कि मॉसफेट का एरो डाउन बनाया तो ऐसे करंट जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि मॉसफेट एक सिमेट्रिकल डिवाइस है, ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, बस प्लस माइनस का चेंज हो जाता है बस पीमॉस एनमॉस में। तो ये करंट आया आया आया, आई आउट चला गया, तो आई आउट किसके बराबर हो गया, तो यहां से मुझे देखा कि सर आई आउट जो है मेरा, वो आई आउट है मेरा GM5 इंटू वी इन के बराबर। तो मुझे निकालना क्या था, आई आउट अपॉन वी इन। तो इसका मतलब इस सर्किट का ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस GM5 हो गया। तो क्वेश्चन में अकेला ये भी पूछ सकता है कल के दिन कि सर्किट बना देगा, फाइंड आउट द ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस आई आउट अपॉन वी इन दिस सर्किट। इन दैट केस वो डेफिनेटली आई आउट मेंशन करके देगा, क्योंकि आई आउट की डायरेक्शन जो आपने आउटवर्ड ली है, इसको आप इनवर्ड भी ले सकते थे। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किधर मान रहे हो। लेकिन फाइनली जब मैं आंसर निकाल रहा हूँ तब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको गेन निकालते समय किस बात का ध्यान रखना है। आपको फेज शिफ्ट का ध्यान रखना है कि भैया हमको पता है कॉमन सोर्स स्टाइल बनेगा, ओवरऑल फेज शिफ्ट 180 डिग्री बनेगी तो गेन का आंसर नेगेटिव आएगा, ओवरऑल फेज शिफ्ट 0 डिग्री बनेगी या 360 डिग्री बनेगी तो पॉजिटिव गेन आ रहा होगा, गेन का आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा। तो अभी मेरा ये फिलहाल ये आ गया, ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस GM इज इक्वल टू माइनस GM5। चलो ठीक है, ये आ गया। अब हम चलते हैं आउटपुट इंपीडेंस पर। अब मुझे निकालना है ओवरऑल आर आउट। ओवरऑल आर आउट का मतलब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट का रेशियो। तो मैंने यहां पर मान लिया बेटा कि आउटपुट वोल्टेज है मेरा V आउट और यहां से एक करंट मैंने सेंस की, मैंने I आउट। तो यहां से मुझे क्या दिखेगा बेटा, आर आउट दिखेगा। ये मुझे आर आउट निकालना है। अब अगेन ये AC एनालिसिस है, तो ये DC सोर्सेज को मैं ऑफ कर देता हूं, DC सोर्सेज को मैं ऑफ कर देता हूं और ये DC सोर्सेज को मैं ऑफ कर देता हूं बेटा, ये DC सोर्सेज को मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस जब निकाल रहे होते हैं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। थेवेनिन थ्योरम बोलती है जो भी सोर्सेज दिख रहे हैं आपको, इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, उनको ऑफ करो। तो इसको भी मुझे ऑफ करना पड़ेगा, ये ऑफ कर दिया मैंने। अब मुझे खुद बताओ बेटा, अब मेरे को रेजिस्टेंस, करंट, ये सारी चीजें कंसीडर करनी है मॉसफेट की। तो अब खुद बताओ, ये जो मॉसफेट है, अब ये मॉसफेट का गेट टू सोर्स वोल्टेज कितना हो गया बेटा, गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS बोलूं या VSG बोलूं, वो तो जीरो हो गया। तो करंट तो ये जीरो दे रहा होगा। लेकिन मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है। मैं रेजिस्टेंस का नाम नहीं लिख रहा, फालतू में आपका यहां पर स्पेस फिल हो जाएगा। तो R05 है, आपको पता है, मैं लिख देता हूं, चलो फिर भी R05 इसका। सेम वे में इस मॉसफेट का गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो है तो इसकी करंट तो जीरो हो गई, लेकिन यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, इसको बोल सकता हूं मैं R01। ये ड्रेन और सोर्स के बीच में होगा, सोर्स ग्राउंड पर है तो ऐसे कर दूं। इसका मतलब ये जो R01 है वो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में है और इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में R05 है। तो R05 और R01 दोनों आपके पैरेलल में एक तरीके से। अब आप यहां से देखें, अब आपको यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं और यहां से रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो आर आउट क्या होगा, यहां से लुक करने पर जो रेजिस्टेंस है और यहां से लुक करने पर जो रेजिस्टेंस है, उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां से रेजिस्टेंस क्या होगा आपको पता है, ये कॉम्बिनेशन को बता देता हूं, यही सेम कॉम्बिनेशन आपका नीचे रिपीट हो रहा है। तो मैं अगर बात करूं यहां पर, तो यहां पर क्या दिख रहा होगा, देखो यहां से, तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं इस वाले सर्किट को बना रहा हूं केवल। तो ये आपको दिख रहा है यहां से, ये आपका है
M4 और इसका ये सोर्स बेटा ग्राउंड पर है और ये इसका गेट भी ग्राउंड पर है। ठीक है, यहां से दिख रहा है आपको बेटा M3, ये M3 है बेटा, इस M3 का गेट ग्राउंड पर है बेटा और ये आपका है ड्रेन टर्मिनल। अब यहां से आपको रेजिस्टेंस निकालना है, यही बात है। तो यहां से कितना होगा खुद सोचो। ओबियसली है कि जब मैं किसी मॉसफेट के ड्रेन से देखूंगा तो यहां से क्या देखेगा मुझे R04, और फिर मैं यहां से देखूं ड्रेन से, तो क्या सीखा है हमने कि जब भी मैं ड्रेन से देखता हूं तो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस तो दिखता ही है, प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जो भी उसके सोर्स पर लगा है वो। सेम वे में जब मैं सोर्स से देखता हूं तो 1/GM दिख रहा होता है, प्लस यहां बोलूं 1/GM की जगह RD अपॉन 1 प्लस म्यू दिख रहा होता है, प्लस जो भी ड्रेन पर लगा है रेजिस्टेंस फिजिकली डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू दिख रहा होता है। तो सेम वे में यहां से मुझे R04 देखा तो ये R04 हो गया। अब यहां से क्या देखेगा, यहां से मुझे R03 तो दिखता ही, प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स, म्यू होता है बेटा GM इंटू, तो GM3 है बेटा, तो GM3 इंटू R03, म्यू इक्वल टू होता है GM इंटू R0। सो R03 दिखेगा ही 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ R04, ये रेजिस्टेंस देखेगा मुझे। ठीक है, सेम वे में जब मैं यहां से देखूंगा तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, R01 और R05 का पैरेलल कॉम्बिनेशन फिजिकली कनेक्टेड है और मैं ड्रेन ऑफ M2 से देख रहा हूं। तो यहां की बात करूंगा मैं, तो यहां से मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, इस वाले सर्किट को मैं फिर भी बना लेता हूं एक बार, सो दैट आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा प्रैक्टिस कर चुका है ऑलरेडी क्लासेस में मेरे साथ, तो उसके लिए तो ये बहुत ना के बराबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो ना भी देखे इस वीडियो को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो ये R01 है और ये R05 है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने यहां पर बना दिया ये R01 और पैरेलल R05। ठीक, ये, और मैं यहां से रेजिस्टेंस देख रहा हूं बेटा, तो यहां से रेजिस्टेंस क्या देखेगा सर, ड्रेन से मुझे R0 तो देखेगा ही, प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स, म्यू होगा बेटा GM2 R02, 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जो भी सोर्स पर लगा है वो फिजिकल रेजिस्टेंस, दैट इज R01 और पैरेलल विद R05। ठीक, ये हो गया। अब देखो R इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, तो यहां से R आउट जो निकालना है मुझे, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां से अगर मैं R आउट लिख दूं तो R आउट क्या हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लिख देता हूं मैं R03 प्लस 1 प्लस GM3 R03, ठीक है, इंटू R04, ये आ गया। और इसके साथ पैरेलल में जो है वो है R02 प्लस 1 प्लस GM2 R02, ठीक, इंटू R01 पैरेलल R05, और इसको कर दिया मैंने ब्रैकेट में क्लोज। ये तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब आपका आर आउट आ गया, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा पड़ रहा है आपको लिखने के लिए, बस आर आउट मान लूं। तो अब मेरा ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा, ओवरऑल वोल्टेज गेन GM इंटू आर आउट था, तो वी आउट अपॉन वी इन क्या आ जाएगा बेटा, वी आउट अपॉन वी इन इक्वल टू GM इक्वल टू आया बेटा आपका GM5, और आर आउट आपको पता है मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, उसको यहां पर कॉपी पेस्ट मार देंगे तो ये आपका गेन का आंसर आ गया। आर आउट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि जैसे मैंने बोला कि कई बार आप आई आउट मान लो, यहां पर GM कैलकुलेशन में उल्टा मान लेते, मान सकता है बच्चा, भाई शॉर्ट सर्किट करंट है, ग्राउंड की तरफ जा रही है, ग्राउंड करंट दे भी सकता है ले भी सकता है भाई। तो ओबियसली है उसके केस में उसका जो कैपिटल GM आ रहा होता है वो प्लस के GM5 आ रहा होता। आ जाने दो यार, डजेंट मैटर। आप केवल सिंपल ये सोचो कि आप जब गेन निकाल रहे होंगे तो आपने गेन का केवल मैग्नीट्यूड निकाला है। आप ऐसे सोचो, वी आउट अपॉन वी इन का आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आपको पता है, क्योंकि आप बहुत बड़े हो चुके हो एनालॉग सर्किट में, तो आपको पता है कि भैया अगर आपका फेज शिफ्ट आ रहा है तो वही माइनस साइन दे रहा होता है। ओबियसली इनपुट से आउटपुट तक फेज शिफ्ट को चेक कर लो। अगर आप फेज शिफ्ट अगर आपका 0 डिग्री 360 डिग्री आ गया तो समझ जाओ नो फेज शिफ्ट इन द गेन, नो नेगेटिव साइन इन द गेन। और अदरवाइज फेज शिफ्ट आ रहा है 180 डिग्री तो डेफिनेटली वहां पर नेगेटिव फेज होगा। तो इन दैट केस आप क्या चेक करो बेटा, सिंपल देखो, यहां से ये मेरा इनपुट है ना बेटा, अब इनपुट यहां पर है और मैं ड्रेन पर रिस्पॉन्स देखूं तो बेटा आपको पता है कि गेट और ड्रेन जो होते हैं मॉसफेट के वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। इसको ऐसे सेंस करो आप कि जब मैं गेट पर कोई इनपुट लगाता हूं और ड्रेन पर उसका रिस्पॉन्स देखूं तो कौन सा एम्पलीफायर बनता है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है।
तो यहां से यहां तक 180 डिग्री आ गया। अब यहां पर तो ये लाइन है, लाइन है, लाइन है, यहां पर कोई फेज शिफ्ट नहीं। अब इसके बाद यहां से यहां तक मैं पूरा इनपुट से लेकर आउटपुट तक ट्रेवल कर रहा हूं। अब यहां से लेकर यहां तक सोर्स पर कुछ लगा है मैंने सिग्नल, और सोर्स का रिस्पॉन्स ड्रेन पर देखूं तो कौन सा स्टाइल बनेगा, कॉमन गेट। सोर्स पर कोई सिग्नल लगाऊं, ड्रेन पर रिस्पॉन्स देखूं तो कॉमन गेट 0 डिग्री फेज शिफ्ट देता है। ठीक है, अब आउटपुट तक पहुंच गया, तो इनपुट से आउटपुट तक पूरा फेज शिफ्ट जो है मेरा वो कितना हो गया, 180 प्लस 0 दैट इज 180 डिग्री। और 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब होता है माइनस साइन। तो फाइनली आंसर अगर आप देखेंगे तो आंसर में गेन में एक माइनस साइन जरूर आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक बच्चे के साथ एक कॉमन मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये करंट की डायरेक्शन किधर लूं, डजंट मैटर यार, क्योंकि आप तो केवल करंट गेन ट्रांस कंडक्टेंस जीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। कल के दिन एग्जाम में मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता है कि ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेट करो, करंट की डायरेक्शन उल्टा दे सकता है वो, ऐसे जाती हुई, और आई आउट अपॉन भी इन निकालो, तो आपका आंसर प्लस आ जाता। तो जीएम जो ट्रांस कंडक्टेंस है उसमें जो माइनस साइन आ रहा है वो एक तरीके से आपका फेज शिफ्ट को इंक्लूड करके आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बाई मिस्टेक अगर आई आउट की डायरेक्शन उल्टी भी ले ली होती है तो घबराओ मत आप। ठीक है, आपका जीएम पॉजिटिव आता, फाइनली आप चेक कर लो कि मेरा ये सिस्टम फेज शिफ्ट वाला सिस्टम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया। इसमें एक और खास बात बताता हूं, इसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मेरे से स्टूडेंट्स ने भी पूछा था, जिसमें यहां पर एक करंट सोर्स लगा हुआ था। तो यहां पर करंट सोर्स लगा हुआ था, उसको भी सेम वे में आपको सॉल्व करना है, डजंट मैटर। एसी एनालिसिस में वो करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा आपका, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात? तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो जब बच्चे ने पूछा, उसने जब यहाँ पर करंट सोर्स लगा, तो मैं चलो ठीक है इसका एक वीडियो बना के ही डाल देता हूँ बढ़िया आसानी से। और ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नो डाउट एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, तो बेटा एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर ये मैं बता देता हूं आपको कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये आपको अवेयर होना जरूरी है। तो बेटा आपके लिए ये फाइनल चांस है आपके पास। तो गेट 2025 के जो बैचेस हैं सारे के सारे फुल कोर्सेज, उन पर अभी मैक्सिमम 35% डिस्काउंट चल रहा है आपका। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज की बात करते हैं, किसी का कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सिग्नल सिस्टम वीक है, किसी का ईएफटी वीक है, किसी का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वीक है या पावर सिस्टम वीक है, किसी का एनालॉग सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वीक है, तो हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कहीं पर भी आप पढ़े हुए हैं, तो आप एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर सब्जेक्ट वाइज उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और फुल कोर्स तो आपके लिए अवेलेबल है ही, और फुल कोर्स में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अब लास्ट के 4 मंथ बचे हुए हैं, और अगर आपको फुल कोर्स से लगता है कि मैं तो पूरा कवर कर ही नहीं पाऊंगा, इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक सफलता बेच लेकर भी आए हैं, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। अगर मैं क्रैश कोर्स की बात करूं तो ये उन बच्चों के लिए रहता है जिन्होंने पहले कभी प्रिपरेशन किया है, या जिनका अभी तक ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो चाहते हैं सब्जेक्ट का रिवीजन करना। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होता है बेटा रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्योंकि इसी को आरआई बोलते हैं और इसी को हम क्रैश कोर्स बोलते हैं, जिससे बच्चे का रिवीजन भी हो जाए और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसके केस में आपको दिख रहा है डबल ई और ईसी दोनों ब्रांच के लिए हमारे पास रैंक इंप्रूवमेंट बैच अवेलेबल है। आपके पास अभी भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, 10 अक्टूबर तक ये आपका ऑफर वैलिड है आपका। और अगर मैं इसके आगे बता दूं आपका, तो देखो फाइनल जो प्राइजेस हैं हमारे गेट 2025 के जो कोर्सेज हैं, उनकी फाइनल प्राइस आपको देखो बहुत कंफर्टेबल प्राइस दिख रही होगी आपको, जिसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, जैसे मैं 2026 के बैचेस की, तो 2026 के बैचेस दिख रहे होंगे, उन पर भी आपका मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। अब नेक्स्ट बात करता हूं यहां पर मैं आपकी, जिसका मैंने बताया था सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज की। तो अभी जो प्रेजेंट में रनिंग सब्जेक्ट हैं, जो लाइव आप देख सकते हैं, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी, है ना, प्लान कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करें ईएफटी की, तो देखो आपके पास कितने अफोर्डेबल प्राइस में आपके पास अवेलेबल है। और इधर कॉम्प्रहेंसिव कोर्स आपका इसका माइक्रो प्रोसेसर का, देखो माइक्रो प्रोसेसर को आप लाइटली ले लेते हैं, लेकिन आपको अगर चाहते हो कि आप एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप टॉपर्स बनना चाहते हैं, AIR 1 की दौड़ में हैं, तो आपके लिए भैया ये मतलब टॉपिक पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट बात जैसे मैं कर रहा था सफलता बैच के बारे में, जैसे बच्चों को लगता है कि अभी लास्ट 4 मंथ है, तो अब लास्ट 4 मंथ में हम कैसे क्या कर सकें, तो देखो हमने सफलता बैच के बारे में एक स्पेशल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और सफलता बैच में देखो 60 मार्क्स को टारगेट करके हमने 6 सब्जेक्ट आपके प्लान किए हुए हैं। उन 6 सब्जेक्ट्स को आप परचेज कर सकते हैं, उनका कॉम्बो है आपका ये सफलता बैच।
और वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, कुछ लाइव में। लाइव का मतलब है जो सब्जेक्ट अभी रनिंग है या चलने वाले हैं आगे आके, वो आपको लाइव मिल जाएंगे, और जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, देखो 5850 प्लस जीएसटी में आपको 6 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, 6 सब्जेक्ट, और जिसमें आपके कुछ कोर होंगे, कुछ नॉन कोर होंगे। वो इस तरीके से हमने प्लान किए हैं कि जो सब्जेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सो दैट बच्चा उनको आसानी से 4 महीने में कंप्लीट कर सके, उसी हिसाब से हमने प्लान किया। तो सफलता बैच आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे अभी लास्ट 4 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन को नया रूप देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस टाइप के क्वेश्चंस की और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस टाइप के वीडियो पहुंच पाए, जिसमें टेक्निकल वीडियोस हैं। अगर आप टेक्निकल वीडियोस को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के टेक्निकल वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।